सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों आज मैं टॉपिक लेके आ गया हूँ डीएचसीपी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैंने करियर में पढ़ाए हैं, मैंने उनको डीएचसीपी के बारे में बताया। लेकिन जब मैं इस चैनल को मैंने खोला और जब मैं नेटवर्किंग के पार्ट स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर डीएचसीपी आखिर में होता क्या है, डीएचसीपी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे आईपी देता है। आज अपन इसको डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ डीएचसीपी काम करता है डोरा प्रोसेस के जरिए। डोरा प्रोसेस क्या है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज चलते हैं अपन डीएचसीपी के बारे में फुली जानते हैं कि आखिर में डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, आईपी अलॉट कैसे करता है। ठीक है, तो अगर इससे पहले जो आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन, अपनी पीपीटी के ऊपर, और यहां पर अपन सीखते हैं आज कि आखिर में डीएचसीपी होता क्या है। सो गाइस, डीएचसीपी का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है कि ये डायनामिक तरीके से होस्ट को कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी नेटवर्क में जाते हैं या फिर हम देखा होगा कि जब हम किसी राउटर से जुड़ते हैं या फिर मान लीजिए आप इंटरनेट पे बात करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर दी जाती है। या फिर मान लीजिए कि कभी आप किसी बड़े नेटवर्क में हैं, ठीक है, या बड़ी कंपनी में है, जब आप किसी सिस्टम पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर दी जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कौन करता है? ये काम करता है डीएचसीपी के माध्यम से। ठीक है, डायनामिक जो है वो काम करता है मेजबानी का। ठीक है, मेजबान होता है वो आपने सुना होगा खेलों में, मेजबान और मेहमान। तो ये होस्ट होते हैं हमारे मेहमान। ठीक है, तो मेहमानों का किस तरह से स्वागत करना है, नए मेहमानों का स्वागत किस तरह से करना है, ये डीएचसीपी करता है। क्लियर है? सो गाइस, डीएचसीपी जो होता है वो आपको प्राइवेट आईपी भी दे सकता है, पब्लिक आईपी भी दे सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दोस्तों कि हमारे पास पब्लिक आईपी बहुत लिमिटेड होती है, तो सबको तो पब्लिक आईपी नहीं दी जा सकती, इसलिए डीएचसीपी को लाया गया है। डीएचसीपी क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस 90% जो डीएचसीपी होता है वो आपको ओनली ऑन सिर्फ प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करवाता है। हालांकि दे सकता है ये पब्लिक आईपी, बट पब्लिक आईपी बहुत कम है ना, और पब्लिक आईपी की शॉर्टेज है। तो हमने कुछ ऐसा तरीका इजाद किया कि जिससे हम एक पब्लिक आईपी और बहुत सारे प्राइवेट आईपी को यूज करके अपन क्या करें कि एक आईपी के माध्यम से इंटरनेट पे भी बात कर सके और बाकी लोकल एरिया नेटवर्क में भी बात कर सके, दोनों चीजों को एक साथ यूज कर सके। अब आप बोलेंगे कि सर अगर हमें प्राइवेट आईपी मिलती है तो हम उसको इंटरनेट पे यूज कैसे कर पाते? दोस्तों यहां पर होता यह है कि जब आप डीएचसीपी आपको जब प्राइवेट आईपी यूज करने देता है या प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करवाता है तो वो प्राइवेट आईपी के थ्रू एक नेट पैड लगा होता है। ठीक है, वो उससे कन्वर्ट करके पब्लिक आईपी के थ्रू आपका जो मैसेज है वो इंटरनेट तक पहुंचाता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप जब फेसबुक खोलते हैं या फिर मान लीजिए आप किसी राउटर से कनेक्ट होते हैं तो आप फेसबुक खोलते हैं तो आपका ऑटोमेटिक क्या है, आईपी असाइन हो जाता है और उसके बाद आपका जो पैकेट है वो कन्वर्ट होके नेट पैड के थ्रू डायनामिक आईपी से कन्वर्ट होकर प्राइवेट आईपी से कन्वर्ट होकर पब्लिक आईपी में चला जाता है। और फिर वापस से वो जब सर्वर से वापस जब रिप्लाई आता है तो वो पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट होकर वापस आपके प्राइवेट आईपी पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, नेट पैड का यूज करके ये प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी खेल चलता रहता है। मैंने इससे पहले भी लेक्चर में मैंने इससे पहले जब राउटर्स का काम मैंने पढ़ाया था, हाउ राउटर्स वर्क, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस तरीके से पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी बात करती है। चलिए, तो आप समझ गए कि डीएचसीपी काम क्या करता है। क्लियर? सो गाइस, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी कंप्यूटर पे बात करनी है या फिर मान लीजिए दो डिवाइसेस आपस में बात करते हैं तो उनको बात करने के लिए एक आइडेंटिटी चाहिए होती है जिसको आईपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आईपी लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो सकती है और वाइड एरिया नेटवर्क में भी हो सकती है। दोनों में से किसी में भी नेटवर्क में भी ये हो सकती है। ठीक है, तो जब लोकल एरिया नेटवर्क में बात होती है तब भी और वाइड एरिया नेटवर्क में बात होती है तब भी, दोनों में ही आपको क्या है, एक आईपी की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो यहां पर जो हम देखने वाले हैं, तो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों कि आखिर किस तरीके से डीएचसीपी काम करता है और ये डोरा प्रोसेस क्या है ये भी मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कभी भी आप आईपी के खेल में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। आपको आईपी समझ में नहीं आती, कौन सी आईपी क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कैसे बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया डायनेमिक का मतलब डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करवाना और होस्ट का मतलब जो मेहमान आते हैं, जो नए मेहमान हमारे आते हैं, उनको किस तरह से आईपी प्रोवाइड कराई जाती है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए उस स्विच लगा हुआ है तो स्विच के अंदर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है,
ये F है, ये G है, इसके बाद ये H है। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये स्विच लगे हुए हैं। मान लीजिए किसी को किसी से बात करनी है, आपको पता है कि इन सारे स्विचेस में सबसे पहले आप आईपी दे दी गई है सभी को, ठीक है। क्या आईपी दे दी गई है बाद में देखेंगे, लेकिन सबको आईपी दे दी गई है। अगर मान लीजिए आप जैसे कि H है, अगर इसको अगर F से बात करनी है तो इसके पास एक आईपी होगी, इसके पास भी एक आईपी होगी। क्लियर है? तो इनको सबको आपस में बातचीत करने के लिए एक आईपी मिली होगी, जो कि इनको राउटर ने दी होगी या फिर ऑटोमेटिकली असाइन की होगी, जैसे डिफरेंट थिंग। बट मान लीजिए कि अब अगर यहाँ पे कोई नया बंदा आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई नया बंदा आया, मान लीजिए L, ठीक है, या M आया मान लीजिए, तो वो ये देखेगा कि यार ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, मैं उसको कैसे कम्युनिकेट करूंगा, कैसे इनसे बातचीत करूंगा। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में जाते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी क्लास में नए हैं, पहले से ही वहां पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, दोस्तों के, और आप जब नए जाते हैं तो आप किससे बातचीत नहीं करते, या आप ये सोचते हैं कि मुझे बातचीत कैसे करनी है, किस तरीके से मैं बातचीत करूं, क्या मुझे रोल नंबर मिलेगा। तो क्या ये जो जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं स्विच से, क्या ये इस नए बंदे को आईपी दे सकते हैं क्या? एक बार सोच के देखिए, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप ये आईपी किसने प्रोवाइड कराई है? स्विचेस ने या राउटर ने? उन्होंने ये आईपी दी है सभी को। बट अगर क्या ये जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड है, क्या ये नए इंसान को या नए सिस्टम को आईपी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। जैसे कि इसको ऐसे मानिए, जैसे आप किसी कॉलेजेस में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो क्या आपको रोल नंबर जो उसमें बैठे हुए लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो देते हैं कि नहीं? वो आपको यूनिवर्सिटी देती है, वो आपका जो प्रिंसिपल होता है या फिर मान लीजिए जो आपका हेड टीचर होता है, वही देता है। ऐसे यहाँ पर स्विचेस क्या करेगा या राउटर्स क्या करेंगे, इसको आईपी देगा। अब वो आईपी किस तरह से देगा, यहां पर देखने वाली बात है। अब यहां पर दोस्तों डीएचसीपी क्या काम में आता है? मान लीजिए अगर आपको कोई छोटा मोटा नेटवर्क तैयार करना है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि सर मुझे तो 10 से 15 कंप्यूटर लगाना है, ठीक है, एक लैब तैयार करनी है, तो आप क्या करोगे? वहां पर मैनुअली आईपी दे दोगे। मैनुअली का मतलब है कि आपने मान लीजिए सबको मैनुअली आईपी दे दी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने सबको मैनुअली आईपी दे दी 192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8। अगर मान लीजिए आपके पास इतने ही सिस्टम्स हैं तो आप सबको मैनुअली आईपी दे सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 50 से 60 कंप्यूटर है, या फिर मान लीजिए 500 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है, तब वहां पर क्या मैनुअली आईपी दे सकता हूँ? बहुत लंबा प्रोसेस है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर किसी को अगर मैं यहाँ पे 2 इंसानों को या 2 सिस्टम्स को एक आईपी दे दूं तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट रहने का खतरा भी रहता है। तो यहां पर हमारे काम आता है डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट ये है कि डीएचसीपी सर्वर जो है वो आप किसी को भी बना सकते हैं, या तो अपने सिस्टम को बना सकते हैं, या अपने पीसी को बना सकते हैं, लैपटॉप को बना सकते हैं, कंप्यूटर को बना सकते हैं, किसी जिसको भी चाहे आप डीएचसीपी सर्वर एज ए काम करवा सकते हैं। वो क्या करेगा कि जितने भी सिस्टम्स हैं उससे कनेक्टेड सभी को ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करेगा, जिससे आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। क्लियर है? आपको उनको मैनुअल आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, मान लीजिए गूगल एक कंपनी है, ठीक है। अब गूगल कंपनी में मान लीजिए 5,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो 5,000 कंप्यूटर भी चाहिए। तो इन 5,000 कंप्यूटर में से कौन गया, कौन नया आया, ठीक है, कहां पे किसने क्या काम किया, किसको क्या आईपी देना है, कौन किसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये सब आप मैनेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वहां पे मैनेज करने के लिए किसको बनाया जाता है? डीएचसीपी सर्वर को वहां पे मैनेज के लिए एक सिस्टम बना दिया जाता है कि जो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज करता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन वाईफाई से जुड़ा है, कौन ईथरनेट से जुड़ा है, ठीक है, बाकी और कौन कौन से नेटवर्क बना दिए गए, सब पार्ट बना दिए गए, सब नेटिंग की हुई है। तो सारी चीजों के लिए यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर जो है वो हमारे बहुत काम में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए स्विचेस क्यों काम में आता है, कि मान लीजिए अगर कोई नया बंदा आया है, ठीक है, तो उसको ये पता नहीं रहता कि मुझे किससे बात करनी है, मुझे कैसे बात करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CD है, तो मुझे इससे कैसे बात करनी है या फिर इससे मुझे कैसे बात करनी है। मुझे तो किसी का आईपी एड्रेस ही नहीं मालूम है, किसी से बात नहीं कर सकता मैं, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सेम जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे अपन क्लास में जाते हैं, नए नए होते हैं, अपन को पता नहीं चलता कि कौन कैसा बंदा है, मुझे किससे क्या लैंग्वेज में बातचीत करनी है, तो सेम ऐसे नेटवर्क में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे काम में आता है वो सिंपल डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी जो सर्वर है, डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, वो हमारे जो काम में आता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे कि मैंने लगाया डीएचसीपी सर्वर, मैं यहाँ पे एक डीएचसीपी सर्वर लगा दूंगा, ठीक है।
और जैसे मैं यहाँ पे DHCP सर्वर लगा दूंगा, अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी लोग हैं मैं उन सबको क्या करूंगा, कम्युनिकेट कराऊंगा। और मान लीजिए कोई अगर कोई नया बंदा आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कराने की कोशिश करूंगा, इन सबसे बातचीत कराने की कोशिश करूंगा। मेन चीज ये है, DHCP सर्वर क्या करता है, मेन शब्दों में जान लीजिए कि कोई नया अगर नेटवर्क में आता है तो उसको बाकी सबसे कैसे कम्युनिकेट करवाना है, इसका काम DHCP करता है। क्लियर? बस इतना आप जान लीजिए, बाकी की बातें अपन आगे देखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली असाइन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर किसी सिस्टम पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास मैं राउटर से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर मुझे ना इसने, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि मुझे इसने है ना ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर दिया। देखिए आईपी वर्जन 4 जो है मुझे 192.168.1.4, ये मुझे देखिए यहाँ पर आपको दिखा होगा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आईपी असाइनमेंट क्या, ऑटोमेटिक DHCP। इसका मतलब है कि इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर जैसे मैं इसको एडिट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, तो देखिए आप मुझे दो तरीके मिलते हैं, या तो ऑटोमेटिक DHCP असाइन कर देगा या फिर मैनुअली। तो मैनुअली में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या क्या आईपी असाइन करना है, जैसे मान लीजिए मैं आईपी वर्जन 4 असाइन करना चाहता हूं, तो आईपी वर्जन 4 को मैं ऑन करूंगा, यहाँ पे आईपी एड्रेस, सबनेट, पास, गेटवे, प्रिफर्ड DNS वगैरह डाल दूंगा। या फिर अगर मुझे आईपी वर्जन 6 को भी अगर कॉन्फ़िगर करना है तो मैं वो डाल दूंगा। तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैंने ये तो मेरा कंप्यूटर है, मान लीजिए मैं मेरे राउटर से सिर्फ मैं कनेक्टेड हूं या फिर मेरे आसपास 2-3 लोग कनेक्टेड है। बट मान लीजिए यहां पर जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 कंप्यूटर हैं, ठीक है, या फिर 2000 कंप्यूटर की एक लैब है, या मान लीजिए एक कंपनी है जिसके एम्प्लॉय 2000 हैं। अब वहां पर मैं अगर इतनी सारी मैनुअली आईपी दूंगा तो यहाँ पे मुझे दिक्कत हो जाएगी। पहली बात तो ये कि मुझे उनको कौन से नेटवर्क में देना है, पहले बात तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज कि मैं उनको कौन सा आईपी दूं कि जिससे कि आईपी खराब नहीं हो, ठीक है। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं किसी एक सिस्टम को बाय मिस्टेक 2 आईपी सेम ना दे दूं, अगर मैं 2 आईपी सेम दे दूं तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। जब आप कभी लैब सेटअप करेंगे या मान लीजिए आप जब लैब संभालेंगे बड़ी बड़ी, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। तो यहां पर मेरे पास दो तरीके हैं कि आप आईपी वर्जन, जैसे कि यहां पर मैं एडिट करके यहां पे ऑटोमेटिक DHCP कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक DHCP जब मैं सेव कर दूंगा दोस्तों, तो यहां पे देख लीजिए मुझे ऑटोमेटिक आईपी दे देगा अपने आप ही कि भाई आपको कौन सा आईपी देना है, ठीक है। और अब मान लीजिएगा अगर मैं उसको यूज नहीं कर रहा तो मुझसे वो आईपी ले भी लेगा। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है दोस्तों चेंज होने वाला, ठीक है, हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरा सिस्टम जो है अभी यहाँ पर, वो मान लीजिए कि अभी काम में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मेरा सिस्टम काम में नहीं आ रहा, मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया, या मान लीजिए मैं इस पूरे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझसे ये आईपी छीन लेगी और DHCP किसी और को जो नया जुड़ेगा उसको ये आईपी देगा, या फिर आईपी को रिजर्व रख लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो चीजें हैं वो काम करती है। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि DHCP कितना जरूरी है और DHCP जो है आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है, तो उसको समझना हमारे लिए काफी जरूरी है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वापस पीपीटी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ पॉइंट्स के जरिए और DHCP को समझने में मदद करते हैं, ठीक है, या और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है और इट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू DHCP क्लाइंट। इसका मतलब या फिर होस्ट, इसका मतलब ये है कि दोस्तों की ये जो है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस डिजाइन करता है, या फिर मान लीजिए ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। इस पूरे जो प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को ही हम DHCP बोलते हैं, ठीक है। DHCP का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जितने भी होस्ट जुड़ते हैं नए है ना, उनको आईपी प्रोवाइड करवाना और आईपी मैनेज करना। क्लियर? ये सारे के सारे काम कौन करता है? DHCP करता है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो दोस्तों यहां पर ये जो लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसका मतलब ये कि क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि पीयर टू पीयर मॉडल है, ठीक है, और इसके अलावा क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो ये जो क्लाइंट टू क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए जो ये सर्वर है, जैसे मान लीजिए मैंने एक DHCP, इसको एक बार बंद करते हैं और इसको एक बार यहाँ पे चालू करते हैं। तो ये जो DHCP है दोस्तों, तो मान लीजिए ये DHCP सर्वर मैंने इसको बना दिया, तो एक सर्वर की तरह ही बिहेव करेगा, ये कभी भी क्लाइंट नहीं बन सकता, ठीक है। और जो ये क्लाइंट है ये कभी भी सर्वर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। मतलब कि ये
कि चाहे कोई से भी सिचुएशन आ जाए दोनों के बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लाइंट हमेशा क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और जो डीएचसीपी सर्वर है वो हमेशा सर्वर की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये मांगेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये इसको देगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो डीएचसीपी है ये हमेशा ये क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा है या फिर जो क्लाइंट है वो डीएस सर्वर की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, जैसे पीयर टू पीयर, जैसे मान लीजिए पीयर टू पीयर मॉडल होता है, तो पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए मैं आपसे, जैसे मेरा एक एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, और आपके पास भी एक एंड्रॉइड फोन है, तो मैंने आपको एक इमेज सेंड करी व्हाट्सएप के थ्रू, तो इस बार मैं क्या हो गया, एक सर्वर हो गया, आप क्लाइंट हो गए, मतलब आपने रिक्वेस्ट करी, मैंने आपको दे दिया। सेम टाइम या उसके आगे मान लीजिए आपने क्या करा, उसी टाइम पे आपने मुझे एक वीडियो भेजा, या इस बी ने मुझे एक वीडियो भेजा, मैंने उस वीडियो को रिसीव किया, तो उस टाइम पे क्या हो जाऊंगा, उस टाइम पे मैं हो गया रिसीवर और वो हो गया सेंडर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है। पीयर टू पीयर का मतलब कभी भी, जैसे कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी चेंज हो सकता है, सर्वर कोई भी बन सकता है, क्लाइंट कोई भी बन सकता है, जिसको जो चीज चाहिए वो तो क्लाइंट हो जाएगा और जो भेजने वाला है वो सेंडर हो जाएगा। तो यहां पर पीयर टू पीयर जो मॉडल है वो ये होता है, बट यहां पर जो मैंने आपको बोला कि इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, मतलब ये हमेशा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करेगा, कभी भी पीयर टू पीयर मॉडल पे काम नहीं करेगा। मतलब जो डीएचसीपी है वो हमेशा एक तरह से सर्वर रहेगा, हमेशा किसी भी सिचुएशन में, और जो क्लाइंट होगा, होस्ट होगा, वो हमेशा क्लाइंट रहेगा, वो कभी भी सर्वर की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर है? तो आई होप ये आप बात समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और देखने वाली मैं आपको बता दूं कि जैसे क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि जैसे क्लाइंट होता है ना, वो क्लाइंट क्या करेगा, यहां पर आपको वो सर्वर डीएचसीपी को बोलेगा कि भाई आप मुझे आईपी दे दो। क्लियर? डीएचसीपी को बोलेगा कि आप मुझे एक आईपी प्रोवाइड करवा दो। बट दोस्तों यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि किसी भी एक नेटवर्क में, या मान लीजिए जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, उन नेटवर्कों में एक डीएचसीपी सर्वर नहीं होता, उसमें बहुत सारे डीएचसीपी सर्वर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक डीएचसीपी सर्वर के पास आईपी खत्म हो गई, क्लियर, या उसकी लिमिट पूरी हो गई, या फिर वो उसने काम करना बंद कर दिया, तो अब जब नया होस्ट आ रहा है तो उसको आईपी कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो वहां पर क्या होते हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, है ना, जो बड़ी कंपनियां होती है, जैसे आपने जियो एयरटेल मान लीजिए, या फिर और भी बड़े बड़े जिनके इंटरनल नेटवर्क होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक से ज्यादा, मतलब मिनिमम तो एक होते हैं, एक से ज्यादा मान लीजिए 10 हो गए, 20 हो गए, बड़े बड़े डीएचसीपी सर्वर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जरूरी नहीं कि एक ही नेटवर्क में एक ही डीएचसीपी सर्वर हो, बड़े बड़े डीएचसीपी, मतलब एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर हो सकते हैं। तो वहां पर क्या है, क्लाइंट, जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने कभी इस डीएचसीपी सर्वर को बोला, कभी इस डीएचसीपी सर्वर को बोला, वो बहुत सारे डीएचसीपी सर्वर को बोल सकता है, क्लियर, आईपी के लिए, कि मुझे आईपी प्रोवाइड करवा दो। तो ये हमेशा जो है क्लाइंट की तरह ही काम करेगा, ये हमेशा सर्वर की तरह काम करेगा। क्लियर? सो दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है, आई होप आप समझ गए होंगे 2 पॉइंट। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कि जो डीएचसीपी सर्वर है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि डीएचसीपी हमने पहले देखा कि डीएचसीपी काम क्या करता है, तो मैंने आपको जब ओएसआई मॉडल्स पढ़ाया था तो उसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, तो जो हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है वो हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है। तो आप ये जो अपन यूजर होता है, जैसे मान लीजिए आप क्लाइंट है, ठीक है, तो ये क्लाइंट क्या है, हमेशा उस यूजर को या फिर उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। तो जहां पर भी सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है, चाहे वो वेब सर्वर हो गया, चाहे वो किसी भी सर्वर हो गया, वो हमेशा एप्लीकेशन लेयर पे भेजी जाती है। तो रिक्वेस्ट कभी भी अगर कहीं भेजी जाएगी किसी पे भी, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है, चाहे वो आपका एचटीटीपी हो गया, ठीक है, या फिर एचटीटीपीएस हो गया, डीएचसीपी हो गया, जितने भी प्रोटोकॉल्स है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है उन पर रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। क्लाइंट हमेशा उनको सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है, फिर बाद में सारी चीजें आती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा आगे का पॉइंट है वो है कि आईपी एड्रेसेस असाइन्ड इज नोन एज डायनामिक आईपी एड्रेस। दोस्तों डायनामिक आईपी एड्रेस का यहाँ पर जो खेल है वो ये है कि जब भी डीएचसीपी सर्वर किसी क्लाइंट को
DHCP सर्वर किसी क्लाइंट को जब आईपी असाइन करता है तो उसका एक लीज टाइम होता है। लीज टाइम का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसने DHCP सर्वर ने उसको आईपी दे दी, मान लीजिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। अगर तब तक वो उसको यूज करता है, उसके बाद वो उसने जो यूजर होता है, जो क्लाइंट होता है, उसको रिन्यू रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ठीक है, कि मैं इस आईपी को यूज कर रहा हूं, आप मुझसे अभी आईपी ना छीने। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब तक आप एग्जाम पेपर में काम कर रहे होते हैं ना, तब तक तो आपसे एग्जामिनर काम नहीं, आपसे पेपर लेता नहीं, या फिर क्वेश्चन पेपर नहीं लेता नहीं, आंसर शीट लेता नहीं। लेकिन जब टाइम पूरा हो जाता है तब वो ऑटोमेटिकली आपसे आंसर शीट ले लेता है। क्लियर? या फिर दूसरी दे देता है, सप्लीमेंट्री वगैरह, आपने देखा होगा। तो क्या करता है कि यहाँ पे जो DHCP सर्वर होता है उसका एक लीज टाइम फिक्स होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो बोलता है कि भाई अगर आप 20 मिनट तक इसको यूज कर रहे हैं तब तक यूज करते रहिए, फिर आपको अगर आईपी चाहिए तो मैं आपको एक दूसरी आईपी दे दूंगा। ठीक है, या फिर मैं वही आईपी आपकी कंटिन्यू कर सकता हूं। ये सर टोटली डिपेंड करता है DHCP के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ी कंपनी का एक एम्प्लॉई हूं, आज मुझे अगर DHCP ने कोई आईपी देते, जरूरी नहीं कि अगले दिन मैं आऊंगा तो मुझे वही आईपी मिलेगी, हो सकता है DHCP मुझे कोई दूसरी आईपी अलोकेट करा दे। तो ये पूरे के लिए डायनेमिक चलता रहता है, मतलब आईपी चेंज होती रहती है। ठीक है, हर बार जैसे 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप लगातार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप चले गए या डिस्कनेक्ट हो गए एक बार भी, उसके बाद जब आप दूसरी बार आते हैं तो जरूरी नहीं आपको कि आपको जो पहली आईपी दी गई थी DHCP से वही आपको दोबारा मिलेगी। आपको जो DHCP सर्वर है वो आपको दूसरी आईपी प्रोवाइड करवा देगा, अलोकेट करा देगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिन्यू रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ठीक है, और रिन्यू रिक्वेस्ट आगे बात करेंगे, जब अपन ARP के कंसेप्ट पे चलेंगे तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा ARP कैसे काम करता है, तो वहां पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या रिन्यू रिक्वेस्ट भेजनी होती है। अगर आपने वो रिन्यू रिक्वेस्ट नहीं भेजी DHCP को तो DHCP आपसे वो आईपी ले लेगा और किसी जरूरतमंद को दे देगा, या फिर आपको कोई दूसरी आईपी दे देगा। क्लियर है? इस तरीके से जो है DHCP काम करता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अपन DHCP IP, इस पे लिखा हुआ है DHCP IP एड्रेस रेंज इज कॉल्ड स्कोप। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब भी DHCP किसी को आईपी देता है तो वो ऐसे ही नहीं कि मनमर्जी से कोई भी आईपी दे दे। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि सर मुझे तो 10.10.10 की आईपी चाहिए या 10.0.0.01 की आईपी चाहिए, नहीं, वो कभी भी कोई रैंडम आईपी उठा के नहीं देगा। उसको पहले से ही पी कॉन्फ़िगर होती है कि उसको कौन सी आईपी की रेंज देनी। जैसे आपने ज्यादातर देखा होगा 192.168.1.0 या 1.1, 1.2, तो उसको ये क्या है, प्री डिफाइन होता है। जैसे भी कोई नया होस्ट आता है तो उसको ये बोलता है कि भाई मेरे पास एक आईपी फिक्स है, इसी की मेरे पास रेंज है, मैं यही आईपी दूंगा, मैं आपको कोई दूसरी आईपी नहीं दूंगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए 172.16.1.0 और ऐसे सबनेटिंग 224, तो या तो फिर इसकी आईपी देगा। तो ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जो DHCP होता है वो प्राइवेट आईपी यूज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब आप अपने घर पे ब्रॉडबैंड लगाते हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड आप लगाते हैं तो उसमें आपको एक मोडम मिलता है। ठीक है, तो उस मोडम क्या होता है, वो मोडम जो है वो कंपनी की तरफ से प्री कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, कंपनी उसको प्री कॉन्फ़िगर करके भेजती है, आपको बोलता है ना कि सर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेगा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब प्री कॉन्फ़िगर। वो प्री कॉन्फ़िगर जब मोडम लगता है तो मोडम के अंदर ही वो आईपी सेट कर देते हैं, जैसे कि 192 या 168.1.0.48 ऐसे आईपी सेट कर दी। अब जो भी नया होस्ट आएगा उसको इसी रेंज में से आईपी मिलेगी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.20। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मनमर्जी की कोई भी आईपी दे दे, उसको बोलते हैं स्कोप। ठीक है, या फिर आपको मिलेगी, अगर आउटर्स में ज्यादा आपको आईपी मिलेगी 172.16.1.0 ऐसे करके आपको ये आईपी मिलेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जो DHCP जो सर्वर होते हैं वो पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, उसको कंपनी जब मॉडेम या फिर किसी भी स्विचेस राउटर में प्री कॉन्फ़िगर रेंज देके भेजती है, ठीक है, प्री कॉन्फ़िगर आईपी देके भेजती है, तो उसी आईपी में से वो सारे के सारे होस्ट जो है वो सारे के सारे आईपी पाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि DHCP सर्वर ने मान लीजिए किसी को तो है ना 192.168.1.10 की आईपी दे दी और किसी को 10.10.10.10 आईपी दे दी, ऐसा नहीं होगा। अगर 192 की अगर रेंज उसके पास प्री कॉन्फ़िगर है तो फिर सभी को 192.168.1 की आईपी से ही देगा, 20 देगा, .30 देगा, 1.40 दे देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको क्या स्कोप बोला जाता है। स्कोप का मतलब कि पहले से प्री कॉन्फ़िगर DHCP जो आईपी है वही अलॉट करेगा, इसके अलावा अपनी मर्जी से रैंडमली आईपी अलॉट नहीं कर सकता। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि या फिर आप उसकी कॉन्फ़िगर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसकी सेटिंग्स
चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो 192 वाली सीरीज नहीं, मैं तो 172 वाली सीरीज से आईपी दूंगा, तो वो आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन फिर उसके बाद सारे के सारे जो होस्ट आएंगे वो 172 से ही मिलेंगे आपको। मतलब जितने होस्ट होंगे वो 172.168 सॉरी .16.1 16.2 16.3 इसी की रेंज में मिलेंगे। फिर वो 192 वाली रेंज में नहीं आएंगे। मतलब एक टाइम में एक ही आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, एक ही टाइप की प्राइवेट आईपी कोई सी भी। और प्राइवेट आईपी की रेंज क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में। ये पहले मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था क्लासेस ऑफ आईपी की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उसका। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे जो हमारा पॉइंट है वो है बूट पी इज द अनदर मेथड ऑफ अलोकेट आईपी बट मैक एड्रेस मस्ट बी एंटर्ड मैनुअली इन बूट पी टेबल। इसका मतलब ये दोस्तों कि जब डीएचसीपी सर्वर नहीं आया था उससे पहले एक तरीका था हमारे पास में, बूट पी या फिर बूट स्ट्रैप आप बोल सकते हैं। ये एक मेथड था जिससे कि हम सारे जो होस्ट थे उन सबको आईपी प्रोवाइड करवा देते थे। बट वहां पे दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 कंप्यूटर हैं या मान लीजिए 200 कंप्यूटर को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, मैक एड्रेस उसका एंटर करना पड़ेगा। वो आईपी तो दे देगा सबको, 200 के 200 या 300 के जो कंप्यूटर जुड़ेंगे या जो होस्ट जुड़ेंगे उन सबको वो आईपी तो दे देगा, बट उनके मैक एड्रेस जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, या फिर उसको जो मैक एड्रेस है उनको वो असाइन नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको क्या है, हर एक कंप्यूटर पे जाके मैनुअली मैक एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो बट मैक एड्रेस मस्ट बी एंटर्ड मैनुअली, ठीक है, बूट पी टेबल में। तो उससे क्या होता है कि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि चलो आईपी तो अगर सबको दे रहा है बट मैक एड्रेस का क्या, मैक एड्रेस सबको मैनुअली करना पड़ेगा। जब मैक एड्रेस आप सबको मैनुअली दे रहे हैं तो फिर आईपी भी मैनुअल दे सकते हैं। तो ये और अलग से प्रॉब्लम हो गई। तो उसका फिर एडवांस वर्जन आया, मतलब डायनामिक, जैसे कि डीएचसीपी फिर उसके बाद आया और डीएचसीपी ने बोला कि मैं आईपी भी प्रोवाइड करवा दूंगा और मैक एड्रेस भी मैं उसका देख लूंगा। मैं उससे पूछ लूंगा कि तेरा मैक एड्रेस क्या है, वो मुझे मैक एड्रेस भी दे देगा। तो अब आपको क्या है, जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो ना तो आपको ऑटोमेटिकली आईपी या फिर या तो आपको ना तो आपको मैनुअली आईपी देनी पड़ती है, ना ही आपको ना मैक एड्रेस देना पड़ता है खुद का। ये ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जो है, क्योंकि आपका सिस्टम भी डीएचसीपी से कनेक्ट करता है और डीएचसीपी को वो पैकेट दे देता है कि भाई मेरे आपने मुझे आईपी दे दी, ठीक है, मैं आपको अपना मैक एड्रेस देता हूं। तो ये आपको मैनुअली जो है वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली डीएचसीपी जान लेता है। ठीक है। तो क्या है, डायनेमिक, इसको बोल सकते हैं डायनेमिक इज ए डायनेमिक बूट पी, डीएचसीपी इज ए डायनेमिक, है ना। डीएचसीपी जो है वो डायनेमिक बूट पी की तरह काम कर रहा है। मतलब ये तो पहले जो जो अनदर जो टेबल जो प्रॉब्लम था या जो पहले का मेथड था उसमें ये था कि भाई आपको मैनुअली आपको देना पड़ेगा मैक एड्रेस, पर इसमें बोल रहा है कि आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आईपी मैं आपको दे दूंगा, आपको बस अपना मैक एड्रेस देना है, वो भी आपको नहीं देना, आपको मैनुअली नहीं देना, मैं खुद ले लूंगा। अब वो कैसे लेता है आपका मैक एड्रेस वो आगे देखेंगे, बट फिलहाल ये बोला कि मैं ऑटोमेटिकली सारे काम कर दूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप कनेक्ट हो जाइए। क्लियर है। तो ये डीएचसीपी जो है ये इसने बहुत अच्छा काम या फिर बहुत अच्छा जो है आज के टाइम पे रेलेवेंट है इसका। ठीक है। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया दोस्तों, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये होती है कि सर अगर हम आईपी डिफरेंट आईपी से अगर हम लोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक एड्रेस की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए अगर आपने किसी एक सिस्टम को 2 बार आईपी एड्रेस दे दिया, या मान लीजिए आपने एक सिस्टम को एक से ज्यादा आईपी दे दी, ठीक है, 2 बार आईपी दे दिया, या मान लीजिए आपने किसी एक सिस्टम को आईपी दी नहीं, एक को 2 बार दी किसी को दी नहीं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मैक एड्रेस को एंटर किया जाता है कि भाई हमें पता रहे कि हाँ भाई वो बंदा है, उसका मैक एड्रेस हमारे पास में, उसको अपने एक ही आईपी देनी है, उसको दूसरी आईपी हमें नहीं देनी, 2 बार आईपी नहीं देनी है। क्लियर। तो इसलिए मैक एड्रेस को एंटर किया जाता है, करवाया जाता है, जिससे उसका हार्डवेयर एड्रेस भी पता लगे कि भाई वो क्या है, उस डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस हमें पता लगे रहे कि भाई ठीक है ये आईपी एड्रेस है और ये उसका मैक एड्रेस है, तो हम उसका क्या है कॉन्फ़िगर रहे। और मान लीजिए किसी आईपी के आगे अगर मैक एड्रेस मेंशन नहीं होता है तो वो समझता है कि भाई ये जो है ये आईपी फोकट की आईपी है, मतलब ये फालतू में, इसको आप वापस ले लो। क्लियर है। या फिर इसको बंद कर दो। क्लियर। तो इस तरह से दोनों की चीज रहती है। मान लीजिए कभी आपके पास मैक एड्रेस आ जाए, है ना, उसके पास आगे आईपी नहीं है, तो आपको पता रहेगा कि भाई इसका मैक एड्रेस की रिक्वेस्ट हमें आई है, नई मैक एड्रेस की, जो कोई नया कंप्यूटर हमसे जुड़ना चाह रहा है उसकी मैक एड्रेस की रिक्वेस्ट आई है, उसे हमें आईपी देनी है। जैसे कोई नया आपके पास होस्ट आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि नया आया है, वो क्या भेजेगा आपको, वो आईपी तो भेजेगा नहीं, ठीक है ना, तो वो आपको अपनी आईपी भेजेगा, क्योंकि आईपी तो उसको प्रोवाइड ही नहीं हुई है, तो वो आपको अपनी आइडेंटिटी क्या भेजेगा, तो वो अपनी आइडेंटिटी देता है मैक एड्रेस, कि भाई मैं एक नया डिवाइसेस हूं, मैं एक नया बंदा हूं, मेरा ये डिवाइस है, जैसे लैपटॉप है, एंड्रॉइड है, कुछ भी है, आईओएस है, जो भी है, तो मैं एक नया डिवाइस हूं, मुझे आप आईपी प्रोवाइड करवाइए। तो डीएचसीपी क्या करता है, अपने टेबल में मैक एड्रेस को भी
पॉइंट आउट करता है कि भाई ये इसका आईपी, ये इसका मैक एड्रेस है। क्लियर है? तो मैक एड्रेस को एंटर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पे बात करी जा रही है कि इट वाज यूडीपी पोर्ट 67 68। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई डीएससीपी की पोर्ट कौन सी होती है और डीएससीपी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है और पोर्ट नंबर 67 और 68 जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। क्लियर? जो पोर्ट नंबर बता रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ठीक है, 67 68 मैंने आपको जब ओएसआई मॉडल पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टीसीपी और यूडीपी होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। टीसीपी जो है वो 3 वे हैंडशेक होता है। कनेक्शन आपको स्लो चाहिए बट कनेक्शन सिक्योर चाहिए, बट आपको यूडीपी चाहिए, फास्ट चाहिए आपको कनेक्शन, ठीक है। और आपको कनेक्शन लेस चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा कनेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है, कभी कनेक्शन टूटेगा भी, बनेगा भी। तो उसमें क्या होता है कि जो यूडीपी है, जो अपना डीएससीपी है, यूडीपी पे काम करता है। जैसे ही आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत जल्दी आईपी असाइन कर देगा। ऐसे नहीं कि भी आपको आईपी असाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लगाएगा। क्लियर? और रियल टाइम पे काम करता है। ऐसा नहीं कि अभी आप नेटवर्क से जुड़े तो 2 घंटे बाद आपको आईपी मिली है। जैसे ही आप किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपको उसी टाइम ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर दी जाती है। आईपी असाइन पहले होती है, बाद में आप नेटवर्क से जुड़ते हैं। तो रियल टाइम पे काम करता है यूडीपी, मैंने आपको पहले ही सिखाया था। क्लियर है? तो ये जो यूडीपी है, सॉरी जो डीएससीपी है, यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, पोर्ट नंबर 67 यूज करता है, पोर्ट नंबर 68 भी यूज करता है। 67 68 दोनों पोर्ट नंबर यूज करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये काम करता है। क्लियर? अब ये 67 किस लिए होता है, 68 किस लिए होता है, ये अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो पे आप बने रहें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि डीएससीपी सर्वर कैन प्रोवाइड, मतलब ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या डीएससीपी हमें सिर्फ आईपी असाइन करता है, ठीक है। ये सवाल भी एक वाजिब है कि क्या सिर्फ आईपी असाइन करता है डीएससीपी, इसके अलावा कुछ भी असाइन नहीं करता। तो यहाँ पर बात करते हैं वो क्या क्या असाइन करता है। तो सबसे पहले हमारे को डीएससीपी आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद सबनेट मास्क प्रोवाइड करवाता है कि भाई कौन कौन से नेटवर्क या सबनेटिंग हो रखी है, कितने कितने नेटवर्क है उसके पास में और कितने उसके पास आईपी है, कितने सबनेटिंग है, कितने कितने होस्टों को वो जो है आईपी दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो डोमेन नेम भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे गूगल का हो गया, विप्रो का हो गया, टीसीएस का हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन से नेटवर्क में आप काम कर रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। डोमेन नेम बताएगा ये डीएससीपी कि आप भाई इस नेटवर्क में, इस बड़े नेटवर्क में आप अभी हैं, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे कि भाई आप जो मैसेज दे रहे हैं, जो आप पैकेट भेज रहे हैं वो राउटर तक जाएगा, तो डिफॉल्ट गेटवे उसका रास्ता क्या होगा, ये भी क्या है जो डीएससीपी है ये प्रोवाइड करवाता है। मतलब आपका जो पैकेट है वो राउटर के जरिए और कहां कहां तक होके जाएगा, ये सारे के सारे जो पैकेट है, वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम है, ये से डीएससीपी आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद डीएनएस सर्वर एड्रेस, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको इंटरनेट पे जाना है, आपको गूगल खोलना है, आपको फेसबुक खोलना है, आपको अमेजोन खोलना है, आपको फ्लिपकार्ट खोलना है, तो ये आपको कौन बताता है, या डीएससीपी बताता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि मैं किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। आप क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और जैसे ही आपने यहाँ लिखते हैं google.com, ठीक है, और जैसे मान लीजिए गूगल खुल जाता है तो इसका मतलब है कि आपको जो डीएससीपी ने क्या है, डीएनएस सर्वर दे दिया है, ठीक है। अब आप उसको इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद विंडो नेमिंग सर्वर भी ये आपको प्रोवाइड करवाता है। चलिए, तो ये बातें होगी कि भी डीएससीपी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, ये आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको बोला था पहले ही कि कौन कौन से पोर्ट यूज करता है, तो देखो मैंने आपको बताया सोर्स पोर्ट सेंडर रिक्वेस्ट 67 ये करता है क्लाइंट, ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट लिसनिंग कौन करता है, सर्वर, ठीक है। तो 68 67 मतलब सेंड, अगर रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है तो आप कौन सा पोर्ट नंबर यूज करोगे, 67। और लिसन कौन करता है, 68। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन हो गया आपकी, 68 होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डीएससीपी जो मैंने आपको बताया, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो डीएससीपी है ये काम करता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैं मिस कर गया था इसको, पहले मैंने नेटवर्किंग में नहीं बताया आपको, क्योंकि मैंने सोचा कि ठीक है अपन को हैकिंग तो करनी है। बट दोस्तों मैंने ये देखा, जब मैं मैंने क्लास ली और मैंने बच्चों को देखा कि बच्चों सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आईपी के कॉन्सेप्ट में। उनको ये पता ही नहीं चलता कि ना डायनामिक आईपी क्या है, स्टैटिक आईपी क्या है, और अगर डायनामिक आईपी है तो उसको कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जिससे कि वो क्या करते हैं इस पूरे पार्ट को स्किप कर देते हैं, उसके बाद हैकिंग शुरू कर देते हैं। और हैकिंग में जब वो चीजें नहीं होती, बेसिक्स आपके कमजोर हो जाते हैं, तो फिर वो कर नहीं पाते हैकिंग, और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बोलते हैं कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया,
या फिर है ना सर ने नॉलेज नहीं दी। लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम है यहाँ पे बेसिक्स की। आपके बेसिक्स कितने मजबूत है वो यहाँ पे देखा जाता है। क्लियर है? तो आई होप डीएससीपी का जो ओवरव्यू मैंने आपको ओवरव्यू दिया वो आपको करीब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों डोरा प्रोसेस की। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपन डोरा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, डोरा प्रोसेस का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब जो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएससीपी का। कि मतलब डीएससीपी किस तरीके से क्लाइंट को आईपी देता है और क्लाइंट किस तरह से डीएससीपी को रिक्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले डोरा प्रोसेस का मतलब है, इसके फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब डिस्कवर करिए। डिस्कवर कौन करता है? डिस्कवर कर रहा है क्लाइंट। ऑफर करता है कौन? सर्वर। रिक्वेस्ट कौन करता है? क्लाइंट। और एक्नॉलेजमेंट कौन करता है? सर्वर। मतलब डिस्कवर और रिक्वेस्ट ये तो क्लाइंट करते हैं, और ऑफर और एक्नॉलेजमेंट ये कौन करता है? सर्वर करता है, डीएससीपी सर्वर। इसलिए इसका नाम है डोरा प्रोसेस। ये आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर मान जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपसे पूछा जाता है डोरा प्रोसेस के बारे में कि डोरा प्रोसेस आखिर में क्या है। तो डी का मतलब डिस्कवर, ओ का मतलब ऑफर, आर का मतलब रिक्वेस्ट और ए का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इसको अपन अभी देखते हैं। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि भाई क्लाइंट को किस तरह से आईपी मिलती है। मतलब डीएससीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो आईपी देते हैं, इसको अपन थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ना क्लाइंट के पास में क्लाइंट आया, क्लाइंट के पास में कोई भी आईपी नहीं है अभी। ठीक है, ये तो बाद में सब जुड़ेगा, बट अभी मान लीजिए कि क्लाइंट के पास में कोई आईपी नहीं है। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो ना एक नेटवर्क में जब जाएगा तो सबसे पहले वो ना एक डिस्कवर करेगा, अपने देखेगा कि मेरे पास में आसपास में कौन कौन से नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई आपकी क्लास में नया स्टूडेंट आया है, ठीक है, उसका रोल नंबर नहीं मिल रहा उसको, या उसकी अटेंडेंस नहीं लग रही, तो वो आता है पहले बोलता है कि भाई मेरा रोल नंबर नहीं है, मेरा अटेंडेंस नहीं लग रही है, मैं आ किस लिए रहा हूँ। ठीक है, वो हल्ला मचन लग जाएगा, शोर मचन लग जाएगा कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही, मेरा नाम नहीं बोल रहा है, मेरा रजिस्टर में नाम नहीं है, ठीक है, मैं क्लास में हूँ भी या नहीं भी। तो जब भी कोई नया इंसान आता है किसी यूनिवर्सिटी में क्लास में, तो जैसे वो छटपटाता है वो बात करने के लिए या फिर वो कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर उसको ये पता नहीं चलता कि अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सा पीरियड किसका होता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता। तो वो क्या करता है कि ना सबसे पूछता है। ठीक है, सबसे पूछता है, वो एक जने से नहीं सबसे पूछेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मुझे कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स का है वो कहाँ पर है, पानी का कहाँ पर है, बाथरूम कहाँ पर है, मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी, किताबें कहाँ मिलती है, बुक्स कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, ये सारी चीजें वो पूछता है। तो ऐसे ही जब नया क्लाइंट किसी नेटवर्क में एंटर करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, पैकेट भेजता है सभी को। उसको नहीं पता चलता कि डीएससीपी सर्वर कहाँ है, उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरा डीएससीपी सर्वर है कहाँ पे। तो वो क्या करता है, एक डिस्कवर पैकेट भेजता है। ठीक है, ये सभी को भेजेगा। ये जो डिस्कवर पैकेट होता है दोस्तों, ये जो डिस्कवर पैकेट है वो सभी को भेजेगा। उसमें क्या भेजेगा, एक आईपी भेजेगा, खुद की एक ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा, जैसे कि 255.255.255.255। ये एक आईपी पैकेट सभी को भेजेगा कि भाई मैं एक नया हूं, मैं नया आया हूं, ठीक है, तो मुझे एक आईपी प्रोवाइड करवाइए, सभी को भेजेगा। जितने भी डीएससीपी सर्वर लगे होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक से ज्यादा डीएससीपी सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये सभी को डीएससीपी सर्वर सभी को भेजेगा, अपने कंप्यूटर को भी भेजेगा। डीएससीपी सर्वर के साथ में जो भी होस्ट नेटवर्क्स हैं या फिर जो भी होस्ट सिस्टम्स जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को क्या करेगा, ये है ना आईपी भेजेगा। बट सबको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास में कोई नया नेटवर्क या फिर नया सिस्टम आने वाला है, नया सिस्टम आया है, कोई ना कोई तो नया है, सबको पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करेगा, अपना एक नया मैक एड्रेस, अपना एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस भी भेजेगा, जो उसकी इस फॉर्मेट में होता है FF और ये 6 बाइट्स का। ठीक है, मैंने आपको मैक एड्रेस में समझाया था कि भाई लास्ट की जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, ठीक है, मैक एड्रेस भेजने का वो ये होता है। तो वो क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस भी भेजेगा, मैक एड्रेस का पैकेट भी सबको भेजेगा, सभी को भेजेगा, है ना। उससे ये पता चलेगा सबको कि भाई किसी एक नए बंदे ने, नया बंदा ज्वाइन हुआ है और उसने नए बंदे ने आईपी मांग रहा है ना। ये पता किसको चलेगा, डीएससीपी को पता चलेगा। ठीक है, आईपी फिलहाल वो नहीं भेजेगा क्योंकि आईपी इसको मिले नहीं है, वो सिर्फ मैक एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट आईपी जो कि ये होती है 255.255.255.255, ये ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, ये सभी को भेजता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वो ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा और मैक एड्रेस भेजेगा खुद का। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस का पैकेट, और तो डीएससीपी को पता चल जाएगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मुझसे कुछ लेना चाहता है।
ठीक है, क्योंकि यही डीएचसीपी सर्वर होता है जो आईपी प्रोवाइड करवाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान, कोई जैसे स्टूडेंट है, वो बार बार प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल, तो कोई ना कोई उसके ऊपर खबर पहुंचा देगा कि सर ये आपके बारे में बात कर रहा था या आपसे बात करना चाह रहा है। या फिर जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जाएगा तो वो बोलेगा कि भाई मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी है, तो वहां से जो अंदर पीओन है वो जाएगा कि सर आपके बारे में या आपसे बात करने कोई आया है। तो इस तरीके से क्या है कि डीएससीपी को पता चल जाता है कि भाई कोई नया बंदा एंटर हुआ है और वो मुझसे या मेरी बात कर रहा है या मुझसे कुछ मांगना चाह रहा है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये मैक एड्रेस जो है वो किसको भेजेगा। तो मुझे जैसे कि नया बंदा आया तो ना तो उसको आईपी के बारे में पता है, ठीक है, डीएचसीपी के नए उसको मैक एड्रेस के बारे में पता है। आप बोलेंगे कि सर ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज वो भेज रहा है वो क्यों भेज रहा है, खुद का। तो एक तो खुद का वो आईपी और खुद का मैक एड्रेस वो कैसे भेजेगा, क्योंकि खुद का मैक एड्रेस तो उसके पास में है, लेकिन उसके पास में खुद का कोई आईपी नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो उसको ये पता नहीं है कि भाई मुझे किससे बात करनी है, किस डिवाइस से मुझे बात करनी है, उसका मैक एड्रेस किस क्लाइंट के पास में नहीं है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो खुद का मैक एड्रेस एक आईपी भेजेगा, ब्रॉडकास्ट आईपी, कि भाई जितने भी लोग हैं इन सबको एक रिक्वेस्ट जाएगी डिस्कवर कि भाई ठीक है कि मैं एक नया बंदा आया हूं, मुझे आईपी दे दो। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि उसको ये पता नहीं है क्लाइंट को कि डीएचसीपी सर्वर है कहां पे, कौन सा सर्वर है, कौन सा उसका मैक एड्रेस है। तो वो क्या करेगा, एक मैक एड्रेस का एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस भेज देगा, ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस सेंड कर देगा, जिससे क्या होगा कि डीएचसीपी और सबको पता चल जाएगा, डीएचसीपी कोई नहीं, इसके अलावा इसके साथ जुड़े जितने भी राउटर्स वगैरह हैं, स्विचेस वगैरह, सबको पता चल जाएगा भी एक नया बंदा जुड़ा है, एक नया बंदा आईपी मांग रहा है या रिक्वेस्ट मांग रहा है किसी चीज की, ये सबको पता चल जाएगा। क्लियर। जैसे आप मान लीजिए क्लास में बैठे रहते हैं, एक नया बंदा बाहर से आता है तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एक नया बंदा है, तो आपको सबको पता चल जाता है कि एक नया बंदा है, नया लड़की है, ये जो भी है। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से ये जो डिस्कवर पैकेट है वो भेजेगा क्लाइंट। क्लियर। तो दोस्तों फिर यहाँ पे ये भी चीज आती है कि भाई जितने भी लोगों के पास ये सारे मैसेज जाएंगे, ठीक है, इसका मैक एड्रेस होगा या फिर इसका खुद का भी मैक एड्रेस भेजेगा, ठीक है, तो जब ये मैक एड्रेस सेंड करेगा तो फिर सब समझ जाएंगे कि भाई ये जो मैसेज है ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये मैसेज है डीएचसीपी सर्वर के लिए। तो उसको जो मैसेज है सारे के सारे डीएचसीपी सर्वर को पहुंचा दो। तो यहाँ पे राउटर्स जो लगे होंगे वो क्या करेगा कि वो सारे के सारे मैसेज को लोगों को भेजेगा भी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई और उसको आईपी दे नहीं सकता, सिर्फ डीएचसीपी सर्वर से उसको आईपी दे सकते हैं। तो सारे के सारे पैकेट जो है वो डीएचसीपी सर्वर के पास में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो क्लाइंट होगा वो पोर्ट नंबर 68 यूज करेगा रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ठीक है। हमेशा रिक्वेस्ट अगर इसको भेजनी है तो ये हमेशा पोर्ट नंबर 68 यूज करेगा, और अगर ये जब रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट को तो ये हमेशा पोर्ट नंबर 67 यूज करेगा। ध्यान रखना, ये चीज बहुत ध्यान रखने लायक है। कभी आपसे इंटरव्यू में बहुत बारीक सवाल पूछ लेते हैं कि भाई जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डीएचसीपी सर्वर को, आईपी रिक्वेस्ट करता है या फिर वो उसको बताता है कि भाई मैं आ गया हूं, तो वो कौन से पोर्ट से करता है, 68 से। और डीएचसीपी जब भेजता है, लिसन करता है या फिर ये इसको वापस अगर कुछ चीज भेजेगा तो 60 नंबर पोर्ट से भेजेगा। क्लियर, ये चीज आप ध्यान रखें। तो दोस्तों अब क्या करेगा कि यहाँ पे जो डीएचसीपी है ना वो इसको एक आईपी ऑफर करेगा। देखिए यहाँ पे इसको आईपी ऑफर कर रहा है कि भाई मैं आपको एक आईपी ऑफर कर रहा हूँ 192.168.1.4, ठीक है। अब जब क्लाइंट के पास में ये आईपी ऑफर हो जाएगी, आईपी इसके पास में आ जाएगी, तब ये बोलेगा कि ठीक है मैं रेडी हूँ और मैं रेडी हूँ, आप मुझे आईपी दे दीजिए। और यहाँ पर वो क्या करेगा कि ये ना रिक्वेस्ट भेज देगा। क्या कह देगा, रिक्वेस्ट भेज देगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ पर ये भी इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज ही भेजेगा। हालांकि ये इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं, यूनिकास्ट मैसेज भेजना चाहिए, क्योंकि जब डीएचसीपी इसको अपनी आईपी ऑफर कर रहा है तो ये खुद का आईपी एड्रेस और खुद का मैक एड्रेस इसको भेज देगा। अब इसको पता चल गया क्लाइंट को कि भी जो मेरे पास मैसेज आया वो कहां से आया, इससे आया, इस डीएचसीपी सर्वर से आया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सबको आईपी, वो जो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा वो सबको भेजेगा, सारे नेटवर्क्स को, सबको, सारे डीएचसीपी सर्वर को भेज देगा। क्यों? क्योंकि जब ये शुरुआत में आया था तो इसने ये चिल्लाया था कि मुझे आईपी दे दो, मुझे आईपी दे दो। तो जब ये पैकेट भेजेगा, सबको रिक्वेस्ट भेजेगा, तब मान लीजिए एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर लगे हुए होंगे, ठीक है, उनके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो जो मान लीजिए जो दूसरा डीएचसीपी सर्वर है, मान लीजिए ये दूसरा डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है, और मान लीजिए ये एक डीएचसीपी सर्वर तीसरा है, इसके पास भी ये मैसेज आ जाएगा। तो ये बोलेगा कि भाई ये मैसेज तो मैंने नहीं दिया, ये मैसेज तो किसी और ने दिया, इसका मतलब किसी और डीएचसीपी सर्वर ने इसको मैसेज दे दिया, तो अब हम इसको अलोकेट ना करें। मान लीजिए कि अगर ये इसको मैसेज नहीं भेजता तो ये भी इसको अलोकेट कर देता और ये भी इसको अलोकेट कर देता, तो ऐसे तो इसके पास में 3-3 आईपी चल जाती। तो इसलिए क्या होता है
कि ये जो क्या करता है, ये यूनिकास्ट मैसेज नहीं, ये सारे के सारे ब्रॉडकास्ट जो रिक्वेस्ट भेजेगा ये सबको भेज देगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि हाँ किसी एक डीएचसीपी सर्वर ने, है ना, कोई आईपी इसको ऑफर कर दी है और इसने आईपी एक्सेप्ट भी कर ली है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से क्या है कि आईपी ले लेता है। ठीक है, ये ऑफर कर देगा डीएचसीपी इसको आईपी, और ये इसको रिक्वेस्ट भेज देगा सभी को कि भाई ठीक है मेरे पास में आईपी आ चुकी है, कोई भी आप मुझे और दूसरी आईपी अलोकेट मत करो, मेरे जो डीएचसीपी सर्वर है उसने मुझे आईपी दे दी, अलोकेट कर दी है। ये क्लाइंट बोलता है, किसको? सबको बोलेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा 255.255.255.255। क्लियर है? फिर उसके बाद में अगर ये आईपी मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसके पास भी आईपी आ जाएगी या इसके पास भी मैसेज आ जाएगा कि हाँ भाई इसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, इसने आईपी को मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है आपने मेरी आईपी को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर? ये मुझे आपने मेरी आईपी को एक्सेप्ट कर लिया, मैं आपको आईपी प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब ये आपके पास से मैसेज चला गया, मुझे पता चल गया कि आपने मेरी आईपी को एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्नॉलेजमेंट ये इसको वापस भेजेगा और क्लाइंट को पता चल जाएगा कि हाँ कि डीएचसीपी ने जो है, डीएचसीपी को पता चल गया कि मैंने उसकी आईपी एक्सेप्ट कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज होती है कि जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है डीएचसीपी, क्या ये इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा सभी को, या फिर जो ऑफर भेजेगा क्या ये सभी को ऑफर भेजता है ब्रॉडकास्ट का? जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो क्लाइंट है वो तो पहली बार में, दूसरी बार में सभी को ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, लेकिन क्या डीएचसीपी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है? तो दोस्तों नहीं, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं भेजता, ये सिर्फ उसी को भेजेगा जिसके पास से इसके पास में आया है। जैसे शुरुआत में, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि नहीं करता, डिपेंड करता है कि ये कर भी सकता है, ये नहीं भी कर सकता। ठीक है, जैसे कि इसके पास दोनों मैसेज रहते हैं, ठीक है, चाहे तो ये ऑफर वाला और ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला है, ये चाहे तो ये जो दोनों डीएचसीपी जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, ये चाहे तो ये इसको यूनिकास्ट भी कर सकता है और चाहे तो ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। क्लियर है? ज्यादातर केस में यूनिकास्ट ही करता है, क्योंकि इसको पता रहता है कि भाई मेरे पास कौन से नए बंदे जुड़ने आए हैं या कौन सा नया बंदा मेरे से जुड़ रहा है, कौन सा सिस्टम जुड़ रहा है। तो ये क्या करता है, सीधे राउटर को बोल देता है कि भाई मेरा जो पैकेट है ये सिर्फ उसी को पास जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए होता है कि एक से ज्यादा क्लाइंट जुड़ते हैं, तब क्या करता है, तब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देता है कि भाई आप सबको दे दो, कि ठीक है अब ये एक को नहीं सबको दे दो, मैं सबको आईपी दे रहा हूँ, ठीक है, तो सबको दे दो। इस केस में क्या है, ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखा, मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे ये ब्रॉडकास्ट फ्लैग अगर 0 है, अगर आपको पैकेट में ब्रॉडकास्ट फ्लैग 0 दिख जाए, इसका मतलब है कि उसने सिर्फ यूनिकास्ट करा है, सिर्फ एक को भेजा है। और अगर मान लीजिए इसने बीएसएफ फ्लैग, सॉरी ब्रॉडकास्ट फ्लैग अगर 1 लिखा हुआ है, अगर आपको पैकेट में दिख जाए ब्रॉडकास्ट फ्लैग 1 है, तो इसका मतलब है कि उसने ब्रॉडकास्ट किया है। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है डीएचसीपी क्या भेज रहा है। ज्यादातर केस में क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। ज्यादातर केस का मतलब ये है कि 90% केस में यूनिकास्ट करता है, सिर्फ 10% केस में ये ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि जो डीएचसीपी सर्वर है उसके पास पहले से ही नेटवर्क जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, पहले से उसके पास में क्या होता है कि सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं, तो वो क्या सबको नहीं भेजता है, वो उसी को भेजेगा जो नया बंदा उससे जुड़ने आ रहा है। क्लियर है? तो आई होप अब आप डोरा प्रोसेस को ओवरव्यू अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ब्रॉडकास्ट तभी करता है, मैंने एक तो आपको बताया कि वो ब्रॉडकास्ट तब करेगा जब बहुत से 2-3 नेटवर्क या 2-3 सिस्टम जुड़ने वाले हैं उससे या जुड़ना चाह रहे हैं। और दूसरा केस में ये है कि ज्यादातर ब्रॉडकास्ट मैसेज करता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब मान लीजिए 4 से 5 या 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन मान लीजिए अगर 1000, 2000 या 3000 सिस्टम्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तब वहां पे यूनिकास्ट करता है। तब वहां पे सिर्फ ये राउटर को भेजता है कि भाई जिससे राउटर को बोलता है, उसी राउटर को बोलता है जिस राउटर से उसके पास रिक्वेस्ट आई है, उसी राउटर को ये मैसेज भेजेगा कि भाई आपने जिस सिस्टम से लेकर आए थे उस सिस्टम को दे दीजिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में मान लीजिए 10 जन है, और मान लीजिए आपके पास में एक केक है बड़ा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि चलो यार एक को देने से बढ़िया है, चलो 10 सबको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई चहेता है इस क्लास में पढ़ रहा है, या 2 जने हैं कोई इस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे चलो यार 2 को अलग से देना पड़ेगा, 10 को पूरे 10 को खिला देते हैं केक। ठीक है, तो आपने क्या करा, उस 10 को केक बांट दिया। लेकिन मान लीजिए इस क्लास में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, और सिर्फ आपको 5 लोगों को केक देना है, तो आप क्या करेंगे, उस 5 को अलग से बुलाएंगे, या फिर आप किसी को बोलेंगे कि भी उन 5 को अलग से केक देना, क्योंकि इतने सारे बच्चों में वो केक नहीं बट पाएगा। ठीक है, कुछों को नहीं बटेगा, कुछों को नहीं बटेगा। तो यही एक तरीका है। जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्कवर मैसेज और जो रेडी मैसेज है, जो रिक्वेस्ट है, ठीक है,
ये जो मैसेज है ये क्लाइंट भेजता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा, तो ये आप जवाब दे देंगे कि जो क्लाइंट है वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजता है, डिस्कवर भी और जो है रिक्वेस्ट भी, ठीक है। और जो क्लाइंट होता है एक्नॉलेजमेंट, ऑफर और एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों ब्रॉडकास्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पे यूनिकास्ट भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ब्रॉडकास्ट किसमें होगा? स्मॉल नेटवर्क में, और जो यूनिकास्ट है वो होगा बहुत बड़े नेटवर्क में, मतलब जो कि लार्ज नेटवर्क है। क्लियर है? तो ये एक तरह से डोरा प्रोसेस है जो काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट में अपन लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छे समझते हैं। क्लियर? ये तो मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के बता दिया कि किस तरह से डीएचसीपी सर्वर से क्लाइंट जो है आईपी मांगता है और आईपी उसको कैसे मिलती है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन थोड़ा आगे। अब दोस्तों जो मैंने पहले डायग्राम में जो आपको यहाँ पे बताया था ना, वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लें। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि डीएचसीपी जो है डिस्कवर जो है पोर्ट नंबर 80 68 जो क्लाइंट होता है वो डिस्कवर करता है यूडीपी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम डीएचसीपी क्लाइंट टू लोकेट अवेलेबल सर्वर, ठीक है। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एफएफ, ठीक है। ये आप जो नेटवर्क जो होता है नेटवर्क लेयर है या फिर डेटा लिंक लेयर है, उस पर काम करते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर, आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर पे आईपी काम करता है, ठीक है। सॉरी आईपी, क्लियर। सॉरी यहाँ पे जो आईपी है ये नेटवर्क लेयर के लिए और जो बैक एड्रेस है डेटा लिंक लेयर के लिए, क्लियर। तो ये लेयर 2 और लेयर 3, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये लेयर 3 है, क्लियर। तो लेयर 2 जो आपका मैक एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर के लिए, और जो लेयर 3 है, ठीक है, वो नेटवर्क लेयर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है कि जब डीएचसीपी जो क्लाइंट होता है, डीएचसीपी डिस्कवर करता है, मतलब कि डीएचसीपी सर्वर का पता लगाता है क्लाइंट कि भाई डीएचसीपी कौन है, कौन मुझे आईपी प्रोवाइड करवाएगा। तो वो क्या करता है, लेयर 2 पहले तो लेयर 2 भेजता है, ठीक है, अपना जो मैक एड्रेस है, क्योंकि उसको खुद का तो मैक एड्रेस पता ही है, बट उसको ये पता करना है कि भाई जो सिस्टम है, जो डिस्कवर है, जो डीएचसीपी सर्वर है, वो मुझे वो कौन है, उसका मैक एड्रेस क्या है। तो उसके लिए क्या करेगा, सारा मतलब मैक एड्रेस का ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस सभी को भेज देगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि ये जो है डीएचसीपी सर्वर के पास जाना चाह रहा है। और एक सबनेट क्या, एक ब्रॉडकास्ट आईपी भी सबके पास भेज देगा कि भाई मेरे पास तो कोई आईपी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रॉडकास्ट आईपी भेज देता हूँ कि भाई मुझे एक आईपी चाहिए। ये किसको बताना है, ये एक डिस्कवर को बताना है। अब मान लीजिए कि जो बड़े नेटवर्क है, एक से ज्यादा जिनके पास डीएचसीपी सर्वर हैं, उन सभी के पास में ये मैसेज चले जाते हैं। तब उसमें से क्या करता है कि जिस डीएचसीपी सर्वर के पास में पहले मैसेज आ जाता है, ठीक है, वो उसको ऑफर कर देता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑफर कैसे करेगा, डीएचसीपी सर्वर टू क्लाइंट इन रेस्पॉन्स टू डीएचसीपी डिस्कवर विथ ऑफर टू कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, आईपी एड्रेस ऑफ डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, ऑफर आईपी, मैक एड्रेस ऑफ क्लाइंट, सबनेट मास्क, लीज लेंथ। इसका मतलब ये है कि जब जो सर्वर होता है डीएचसीपी सर्वर, क्लाइंट को क्या दे देता है कि वो बोलता है कि वो ऑफर करता है, जैसे कि वो आईपी एड्रेस, सबसे पहले तो वो खुद का आईपी एड्रेस भेजेगा कि भाई मैं डीएचसीपी सर्वर हूं, मेरा ये आईपी एड्रेस है और मेरा ये मैक एड्रेस है, ठीक है। मैं आपको ऑफर कर रहा हूं एक आईपी एड्रेस, ठीक है, साथ में आपका मैक एड्रेस भी मुझे आप बताइए, सबनेट मास्क मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और लीज लेंथ भी मैं आपको बता रहा हूं। लीज लेंथ का मतलब कि भाई कितने मिनट तक मैं आपको ये आईपी दे पाऊंगा, इसके बाद अगर आपको आईपी चाहिए तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा, आपको वापस डिस्कवर करना पड़ेगा, या आपको मुझे वापस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ये जब सारी चीजें इसके पास में चली जाती है डीएचसीपी ऑफर के साथ में, पोर्ट नंबर 67 से क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है वापस, ये भी रिक्वेस्ट भेजता है, ये रेस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। ये रेस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को ऑफर करता है कि मैं आपको ये आईपी ऑफर कर रहा हूं, ठीक है। और उससे पहले आईपी ऑफर करने से पहले उसी पैकेट में मैं डीएचसीपी अपना आईपी एड्रेस कि मेरा ये आईपी एड्रेस है, मेरा ये मैक एड्रेस है, ये किसको बता देता है, ये क्लाइंट को बता देता है। अब उसके बाद में क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को, ठीक है, जो उसके पास में रिक्वेस्ट आई है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो बोलता है कि क्लाइंट देन ब्रॉडकास्ट टू सर्व ए डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज आस्किंग फॉर द ऑफर आईपी एड्रेस पॉसिबल ऑफर इन्फो। इसका मतलब वो ये है कि वो है बोलता है कि ठीक है, आप मुझे आईपी दे रहे हो, मैं आपकी आईपी को एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, तो आपने मुझे आईपी दे दी और मेरा मैक एड्रेस ये है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि डीएचसीपी से आईपी ले लेता है और मैक एड्रेस जो है खुद का मैक एड्रेस वो सभी को जो पूरा ब्रॉडकास्ट मैसेज है वो सभी को भेज देता है। उसका मतलब ये वो ये बोलता है
कि जो मेरे पास में आईपी है वो मिल चुकी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर जब होते हैं तो डीएचसीपी सर्वर क्या बोलता है कि भाई इसको मैंने आईपी दी है। अब डीएचसीपी सर्वर दूसरे डीएचसीपी सर्वर से तो बोलेगा नहीं, बट ये क्या करेगा, क्लाइंट सबको मैसेज भेज देगा और मान लीजिए दूसरा डीएचसीपी सर्वर है उसको बोल देगा कि भाई मेरे पास ये आईपी आ चुका है और मेरा ये मैक एड्रेस है। तो दूसरे जो डीएचसीपी सर्वर है वो रुक जाते हैं वहीं पे, वो उसको आईपी नहीं देते। उसको पता चल जाता है कि भाई किसी और डीएचसीपी सर्वर ने उसको आईपी दे दी है और उसके आईपी एड्रेस ये है, जैसे कि 192.168.1.4। क्लियर है? तो इस तरीके से जो दूसरे डीएचसीपी सर्वर है वो वहीं रुक जाते हैं, वो अपना प्रोसेस वहीं रोक देते हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई इसको तो आईपी एड्रेस मिल चुका पहले से ही, किससे मिला वो फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे में से कोई डीएचसीपी सर्वर है उसने इसको मैसेज या उसने उसको जो आईपी दे दी है। क्लियर है? तो ये है डीएचसीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये डीएचसीपी सर्वर का पूरा काम हो जाता है फिर ये एक्नॉलेजमेंट करता है सर्वर टू क्लाइंट विद कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। वो कॉन्फ़िगर कर देता है कि हाँ भाई मैंने आपने मेरी आईपी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं अपनी टेबल में, अब उसके पास एक टेबल होती है तो मैं अपनी टेबल में आपका आईपी और आपका मैक एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। क्लियर है? और मेंशन करने के बाद में आपको अपना जो नेटवर्क है उससे मैं आपको जोड़ रहा हूं, तो वो अपने नेटवर्क से उसको ऐड कर देता है। ठीक है, और अपनी टेबल में उसका आईपी एड्रेस, ठीक है, मतलब मैंने जो दिया ये आईपी एड्रेस तो डीएचसीपी ने दिया है, तो मैंने दिया है वो टेबल और उसका मैक एड्रेस उस सिस्टम का, किसका, क्लाइंट का, तो उसका मैक एड्रेस क्या करता है अपने आईपी टेबल में या अपनी जो एआरपी टेबल है उसमें फिक्स कर देता है और फिर उसको मैनेज करता है। ठीक है, और लेंथ भी बता देता है कि भाई 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए मैंने ये आईपी दी है, या मान लीजिए 1 घंटे के लिए मैंने आईपी दी है, उसके बाद मैं ये आईपी चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या है, ये जो डोरा प्रोसेस है ये काम करता है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप एक बार वीडियो पॉज कर सकते हैं, दोबारा बैक कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, ये इससे आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आईपी को कैसे प्रोवाइड करवाया जाता है डीएचसीपी से। क्लियर? अब डीएचसीपी को कैसे अनेबल किया जाता है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है वो अलग बात है, वो कभी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं आपको हार्डवेयर लाके दिखाऊं फिर मैं उसके अंदर कॉन्फ़िगर करूं आईपी, है ना, सेटिंग्स में जाके, वो अलग चीज है। बट आपको ये समझना है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में आईपी का खेल कैसे चलता है। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं स्कोप के बारे में। मैंने आपको पहले बताया स्कोप का मतलब ये होता है कि जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो आईपी रेंज होती है, ठीक है, उसको ये पहले से ही फिक्स करके रखता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे 192.168.1.0, ठीक है, या 1.1 इसकी मुझे आईपी देनी है। अब सबको क्या करेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से आईपी प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या है, कोई भी दूसरी की जो स्कोप है, मतलब कोई दूसरा आईपी एड्रेस है या मनमाना आईपी एड्रेस किसी को प्रोवाइड नहीं करवा सकता। मैंने पहले ही बता दूंगा, या फिर मेरे अंदर जो डीएचसीपी सर्वर है, जो डीएचसीपी सर्वर के अंदर पहले से पी कॉन्फ़िगर आईपी की रेंज होगी तो उसी को वो सारे के सारे प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर 172.16.0.1 ये अगर कॉन्फ़िगर है तो फिर यही रेंज चलेगी 172.16.0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है, 0.5, 0.6। इस तरीके से क्या होगा कि सबको आईपी एड्रेस प्री कॉन्फ़िगर जो उसके पास होगी रेंज उसी के अकॉर्डिंग देगा, उसको स्कोप कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे एक स्कोप कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, सेट ऑफ आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया, विच द डीएचसीपी सर्वर कैन अलोकेट और असाइन टू डीएचसीपी क्लाइंट। डीएचसीपी क्लाइंट का मतलब आपको पता है होस्टेज, जो होस्ट है, टू डीएचसीपी क्लाइंट स्कोप फॉर डीएचसीपी सर्वर आर कॉन्फ़िगर बाय एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब कहने का मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो कॉन्फ़िगर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं ना मेरा मॉडेम है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया कि मेरे पास जो भी बंदे आएंगे मैं उनको आईपी दूंगा 192.168.1.10 से लेकर के। ठीक है, 10 मेरा जो है वो मतलब डिफॉल्ट गेटवे, उसके बाद में जितने भी आएंगे मैं सबको 11, 12, 13, 14, 15 सबको यही दूंगा। क्लियर? तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर क्या हूं, मैंने डिफाइन करूंगा, मैं सेट करूंगा। तो मैं अगर सेट कर दूंगा किसी आईपी रेंज को तो उसी आईपी रेंज से सारे के सारे जो सिस्टम है वो कनेक्टेड हो जाएंगे, उनको वही आईपी की रेंज मिलेगी, किसी और आईपी की रेंज उनको नहीं मिलेगी। अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेंज कर सकता हूं, मैं ही चेंज कर सकता हूं, कोई क्लाइंट इसको चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है? फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुपर स्कोप क्या है, मतलब पहले उसको पढ़ लेते हैं। सुपर स्कोप इज द ग्रुपिंग ऑफ द स्कोप अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी दैट enables client to obtain IP address and renew IP address from any scope that is part of super scope। सुपर स्कोप का मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, आपके मान लीजिए 10 से 15 नेटवर्क आपके पास में और आपने उसमें सबनेटिंग कर रखी है।
ठीक है। हालांकि सबनेटिंग कैसे होती है वो अलग विषय है। तो मान लीजिए आपने 192.168.1.10 और आपने सबनेटिंग कर रखी है 48, ठीक है, 48 कंप्यूटर को ही चल जाएगा। उसके बाद आपने 192.168.1.50 और फिर यहाँ पे 24, ये एक सबनेटिंग कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपने 192.168.1.100 और यहाँ पे आपने 12। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अलग अलग नेटवर्क बना रखे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका बेनिफिट क्या है कि आप मान लीजिए जैसे इस नेटवर्क से या इस नेटवर्क से सारी आईपी पूरी हो गई, ठीक है। तो आप जो नया बंदा आएगा उसको इस नेटवर्क से आप आईपी दे दो या इस नेटवर्क से आप आईपी दे दो। तो इसका मतलब ये कि आपने सबनेटिंग कर रखी है अच्छे से। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप एक भी आईपी वेस्ट नहीं करना चाहते और आपके सारे के सारे आईपी यूज हो जाए, उसको सबनेटिंग बोलते हैं। तो अगर आपने एक ही नेटवर्क के 5-10 सब नेटवर्क बना रखे हैं तो आप चाहते हैं तो आप उन सब नेटवर्क से भी उसको आईपी दे सकते हैं, उसको बोलते हैं सुपर स्कोप, ठीक है। उसमें आपने अलग आईपी दे दी, जैसे कि आपने एक नेटवर्क बना दिया 24 कंप्यूटर का, फिर आपने नेटवर्क बना दिया 12 कंप्यूटर का। अब आप चाहते हैं कि एक 4 कंप्यूटर का अलग से नेटवर्क बनाना है, तो आप उन 4 कंप्यूटर को अलग से नेटवर्क बना के दे सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सुपर स्कोप पॉलिसी। क्लियर? अब सुपर स्कोप पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ सुपर स्कोप यूज्ड व्हेन, जब एग्जिस्टिंग स्कोप, जब आपका आईपी एड्रेस सप्लाई इज बीइंग डिलीटेड डेप्लीकेटेड। इसका मतलब, तो डेप्लीकेटेड का मतलब दोस्तों कि अगर आपको कोई आईपी खत्म हो गई, एडवांटेज बता रहा हूं, अगर आपके पास में आईपी खत्म हो गई तो मान लीजिए किसी एक नेटवर्क में आईपी खत्म हो गई तो दूसरे नेटवर्क में आप आईपी दे सकते हो उसको, या तीसरे नेटवर्क से आईपी दे सकते हो, या मनचाहा नेटवर्क से आप आईपी दे सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं तो इसको इस ग्रुप में नहीं, इसको इस ग्रुप में रखना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो 10th A, 10th B, 10th C, 10th D, सब में अलग अलग बच्चे हैं। 10th A में 100 बच्चे हैं, B में भी 100 है, C में 50 है, D में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है जिसमें 50 है। तो आप चाहते हैं कि भाई मैं तो उसको इंटेलिजेंट में मेरे को डी में रखना चाहता हूँ, तो आप डी में रख सकते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत नालायक बच्चा है और ये तो बहुत फेल होने वाला है, या फिर ये तो बहुत कम परसेंटेज लेके आएगा, तो आप इसको ए में रखेंगे, ठीक है। आप किसी बच्चे को कौन सी क्लास में भेजेंगे, कौन से उसको सब पार्ट में भेजेंगे, ये आप तय करते हैं। ऐसे ही जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कौन से नेटवर्क में नए बंदे को रखना चाहता है वो एडमिनिस्ट्रेटर तय करेगा, ठीक है। तो ये सारे सुपर स्कोप के तरीके हैं। उसके बाद यू वांट टू यूज 2 DHCP सर्वर्स इन द सेम सबनेट। आप चाहते हैं कि भाई एक ही सबनेट के अंदर, ठीक है, सेम सबनेट के अंदर दो DHCP सर्वर हम बना लेंगे, तो वो भी आप बना सकते हैं। उससे भी आप उसको आईपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। मान लीजिए कि एक DHCP सर्वर है, उसकी लिमिट पूरी हो गई, वो अब आपको आईपी नहीं दे सकता, तो दूसरा DHCP आपको आईपी देगा। क्लियर है? उसके बाद यू नीड टू मूव क्लाइंट फॉर वन रेंज टू आईपी एड्रेस इज डिफरेंट रेंज टू आईपी। दोस्तों यहाँ पर भी जो मैंने लिखा कि यू नीड टू मूव क्लाइंट का मतलब है कि आप किसी क्लाइंट को मूव कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक क्लाइंट को मान लीजिए किसी एक नेटवर्क में जोड़ दिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, आपने जैसे मान लीजिए किसी एक नेटवर्क से उसको आईपी दे दी, अब आप चाहते हैं कि नहीं जैसे 15 या लीज टाइम जब उसका खत्म होगा, जब उसका लीज टाइम ओवर हो जाएगा, तब आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको इस नेटवर्क में नहीं इस नेटवर्क में जोड़ना चाहता हूं, तो आप इसको इस नेटवर्क से हटा के दूसरे सब नेटवर्क में भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये सुपर स्कोप है जो बहुत हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपके जो क्लास है ना, उस क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, उसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट भी है, सुपर इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट भी है, और इसके मान लीजिए डल स्टूडेंट भी है, बिलो एवरेज भी है। तो आप इनको क्या करेंगे, बांट देंगे, जैसे कि A, B, C, D, E में। तो आपने बोला कि जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे रहेंगे वो A में रहेंगे, उसके बाद जो एवरेज बच्चे B में रहेंगे, C में डल बच्चे रहेंगे, बिलो एवरेज रहेंगे, और E के अंदर बिल्कुल नालायक बच्चे रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बच्चे का पता नहीं है, ठीक है, ये बच्चा नया आया है, आपने क्या करा, उसको एवरेज बच्चे में डाल दिया, ठीक है, C के अंदर या B के अंदर आपने उसको डाल दिया, ठीक है। अब आपको आगे पता चला कि भाई ये तो नालायक है, ठीक है, तो आप उसको किस में डाल दोगे, ई में डाल दोगे। या आपको पता चला थोड़ी देर बाद में कि अरे तो बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, ये तो वास्तव में मेरिट लेकर आएगा, तो आप उसको ए में डाल दोगे। तो ये क्या करता है, ये सुपर स्कोप जो है ये ऐसे यूज करता है कि जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हो कि नहीं ये तो बहुत यूज हो रहा है, ये तो बार बार यूज होता है आईपी, तो हमेशा जुड़ता है, तो वो क्या करेगा, DHCP सर्वर इसको किसी और नेटवर्क में जोड़ देगा। या फिर ऑफनली यूज होता है, जैसे मान लीजिए 2 दिन में एक बार आईपी जुड़ रहा है, 3 दिन में एक बार जुड़ रहा है, तो ये किसी और नेटवर्क में उसको दे देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो DHCP सर्वर है ये सुपर स्कोप का काम करते हैं, इस तरह से आईपी प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और, अगर आपको आईपी के बारे में डिटेल में जानना है या DHCP के बारे में डिटेल में जानना है, या आप वो डॉक्यूमेंट जानना चाहते हैं जिससे DHCP सर्वर आया है, तो उसका नाम है RFC 2131, ठीक है। तो RFC 2131 क्या है, डॉक्यूमेंट है जिससे क्या है कि पूरा का पूरा DHCP जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया है। कॉन्सेप्ट बनाया अगर किसी पे गया है या कॉन्सेप्ट अगर किसी डॉक्यूमेंट पे बनाया गया है तो ये RFC 2131 है। ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, और इसी के माध्यम से जो है
वो डीएचसीपी सर्वर जो है, डीएचसीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया दोस्तों। तो आई होप आपको आज की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको फाइनल जो कंक्लूजन पे आता हूं कि अब बात करते हैं कि डीएचसीपी क्यों जरूरी है ना। फाइनली हम ये समझते हैं कि पहले तो आपने डीएचसीपी के बारे में अच्छे से जाना, क्या है, डोरा प्रोसेस के बारे में समझ लिया, आपने स्कोप के बारे में समझ लिया। फाइनल जाते हैं कि वास्तव में डीएचसीपी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, या क्यों अच्छा है ये, या क्यों इसका यूज होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई 5-10 कंप्यूटर का नेटवर्क है, ठीक है, आपने जैसे कि 10 कंप्यूटर का नेटवर्क बना दिया, लैब बना दिए, तब आप उसमें क्या आपको पता रहता है, ठीक है, कि भाई मैंने कौन सी किसको आईपी दी है और क्या क्या आईपी किस किस को दे रखी है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं 500 कंप्यूटर की, 1000 कंप्यूटर की, 2000 कंप्यूटर की, तब आपने अगर किसी को, मान लीजिए आपने शुरुआत में सबको मैनुअल आईपी दे दी, लेकिन फिर मान लीजिए 1 महीने बाद आपको कैसे याद रहेगा कि मैंने किस कंप्यूटर को क्या आईपी दी थी, है ना, या उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। मान लीजिए उसमें काम नहीं कर रहा तो आपको पता नहीं चलेगा। या तो आप क्या करोगे, डायरी लिखोगे, पेन लोगे, सबको नोट करोगे कि मैंने किस किस कंप्यूटर को क्या क्या मैनुअल आईपी दी है। तो वहां पर क्या है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है, आपको चीजें याद नहीं रहती। आप किसी अगर मान लीजिए आप 50 कंप्यूटर को भी आप आईपी दे देंगे ना, तो उसके बाद में दूसरी बार आप जब 10 दिन बाद में आपको भूल जाओगे कि मैंने किसको क्या आईपी दी रखी है, फिर आप चेक करोगे, टेबल में चेक करोगे या खुद की कॉपी में चेक करोगे, वहां पर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वहां पे क्या है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हमें ये पता नहीं चलता कि हमने किस कंप्यूटर को क्या आईपी दी है ना, किससे क्या काम करवाना है। तो उसमें क्या है कि डीएचसीपी सर्वर वो बहुत काम में आता है, ठीक है। उसमें क्या है कि वो ऑटोमेटिक मैनेज करता है, आईपी मैनेज करता है, मैक एड्रेस मैनेज करता है, नेटवर्क्स मैनेज करता है, सबनेटिंग मैनेज करता है, सारी चीजें वो मैनेज करता है। बस आपको उसको पहले से प्री कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और जो आपको मॉडेम मिलेंगे, सबसे अच्छा उदाहरण इसका मिलेगा आपको जब आप घर में अपने ब्रॉडबैंड लगाते हैं, तो उसके अंदर आप जो मॉडेम लगता है उसमें ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपका मोबाइल फोन है, आप वाईफाई से जुड़ते हैं, आप एथरनेट केबल से जुड़ते हैं, आप किससे भी जुड़ते हैं, वो सारी चीजें क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देता है। बस आपको इंटरनेट से नेट से कनेक्ट होने की जरूरत होती है। अब एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि सर इंटरनेट से कैसे बात होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, जैसे कि आप ये क्लाइंट है, ठीक है, ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया डीएचसीपी। तो डीएचसीपी के आगे लगा होता है एक नेट पैड। क्या लगा हुआ होता है, एक नेट पैड लगा हुआ होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको लोकल बातचीत करनी है तो आप क्लाइंट डीएचसीपी, ठीक है, लेकिन आपको इंटरनेट से बात करनी है तो ये करता है क्लाइंट डीएचसीपी के माध्यम से ये आपका मैसेज नेट पैड के थ्रू पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है नेट पैड। ये नेट पैड एक चीज होती है, ठीक है, एक सिस्टम होता है। आगे नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाऊंगा तो मुझे और आपको 1-1.5 घंटा बताना पड़ेगा नेट पैड के बारे में। बट आप इतना जान लीजिए कि क्लाइंट जब डीएचसीपी के पास जाएगा, अगर उसको लोकल बातचीत करनी है किसी से तो वो बात कर लेगा डीएचसीपी के माध्यम से सबसे। लेकिन उसको इंटरनेट से बात करनी है तब भी वो डीएचसीपी के पास तो जाएगा ही। डीएचसीपी फिर उसका पैकेट जो है नेट पैड के थ्रू पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा और वो पब्लिक आईपी डीएनएस से होते हुए किसी भी जिसके पास जाके रिप्लाई लेके आएंगे। जब रिप्लाई लेके आएंगे तो फिर वो पब्लिक आईपी नेट पैड के थ्रू वापस कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट आईपी में और फिर चल जाएगी क्लाइंट के पास में। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो चीजें हैं, आई होप ये काम करती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, डीएचसीपी के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे क्या डीएचसीपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कैसे आईपी प्रोवाइड करवाई जाती है, डोरा प्रोसेस क्या होता है, सुपर स्कोप क्या होता है। ये सारी चीजें इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर मान लीजिए आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं या फिर आप इसके नोट्स बना सकते हैं, 2-2 बार देख सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करिए और वापस बैक जाइए, एक बार दोबारा से समझिए, तो आपको पूरा डीएचसीपी का खेल समझ में आ जाएगा। आई होप इस वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी ये डाउट नहीं रहेगा कि आखिर डीएचसीपी आईपी कैसे प्रोवाइड करवाता है, कैसे देता है, कैसे अपने टेबल में करवाता है, ठीक है, अपने टेबल में कैसे मैनेज करता है। ये सारी चीजें डीएचसीपी खुद करता है, क्योंकि डीएचसीपी बहुत अच्छी चीज है। और जितने भी आपको बड़े बड़े नेटवर्क दिखेंगे, इवन छोटे स्मॉल नेटवर्क में भी आपको डीएचसीपी सर्वर देखने को मिलेंगे। तो आजकल मैनुअल आईपी तो बहुत कम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मैंने आपको लैब सेटअप बताई थी, तो उस लैब सेटअप में मैंने मैनुअल आईपी दी थी, हालांकि वहां भी VMware में भी डीएचसीपी काम कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली असाइन कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 मशीन है तो मुझे तो उसको मैनुअली आईपी देनी थी तो मैंने दे दी। चाहे तो आप मैनुअली आईपी दें, चाहे आप डीएचसीपी पे काम करवाएं, बट प्रॉब्लम ये कि अगर आप देंगे तो फिर आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, उसकी आईपी, गेटवे, सबनेटिंग, सारी चीजें। बट डीएचसीपी जो है वो खुद ही ये सारी चीजों को मैनेज कर देता है, आपको उसकी झंझट नहीं रहती है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अभी जाके अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है, नहीं तो मैं जब नया वीडियो डालूंगा तब आपको पता नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दुआ में याद रखिए। थैंक यू गाइस।